में आप लोगों का चल रहा था जो मसूरी के बारे में बात कर रहे थे ना भाई, बात मत करो। अब जो मसूरी है इसकी स्थापना किसने की थी? और सबसे ऊंची चोटी लाल टिब्बा। देखो ऐसे याद किया था ना कि भाई जो आपकी मसूरी है, मसूरी का मतलब क्या था भाई? मसूरी होती है लाल। सबसे ऊंची चोटी कौन सी थी? लाल टिब्बा। दूसरी कौन सी है? गन हिल है, ठीक है ना। अभी राज्य में सबसे पहले इको टैक्स यानी कि पर्यावरण संबंधी जो टैक्स लेने की प्रथा चलाई है वो किसने चलाई? मसूरी ने। कब से? 2009 से। क्योंकि राज्य में एक ही जगह ऐसी है जिसने क्या किया है, पर्यावरण को लेकर इको टैक्स लगा, और उसका नाम कौन है? मसूरी है, ठीक है ना। मसूरी रोपवे की स्थापना 1970। कल यहाँ तक पहुँचे थे, मसूरी रोपवे की स्थापना क्या थी? 1970। लास्ट में ये कह रहे थे कि भाई यहाँ पर जो आप लोगों का है वो कुल्डी बाज़ार और दूसरा क्या, लंढौर छावनी या लंढौर बाज़ार भी है। तो लंढौर छावनी के नाम से भी चलता है, लंढौर बाज़ार के नाम से भी चलता है। दोनों किसके हैं? मसूरी के हैं। अभी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो सारे बाज़ारों में सबसे प्राचीन बाज़ार कौन सा है? वो लंढौर का बाज़ार है। यानी कि मंसूरी के सबसे प्राचीन बाज़ार में कौन आएगा? लंढौर का। क्योंकि यहाँ आपसे ये पूछेगा कि निम्न में से कौन सा स्थल मंसूरी में स्थित है या कहाँ पर स्थित है, ऐसे पूछता है ना। तो यहाँ पर जैसे लंढौर पूछता है, लंढौर किस लिए प्रसिद्ध है? एक तो मसूरी का सबसे प्राचीन क्या है? बाज़ार है, और दोनों क्या है आप लोगों के मसूरी में है। इसके बाद आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो मसूरी चल रहा था ना, तो यहाँ एक ज्वाला जी माता का मंदिर भी है, ठीक है ना। तो याद रख सकते हैं मसूरी में क्या है? एक ज्वाला जी माता का मंदिर है, ठीक है ना। तो ये साथ साथ में लिख लेना, ज्वाला जी माता का मंदिर। लेकिन यहाँ पर देखो ये जो पहाड़ी है इसका नाम है विनोग पहाड़ी। तो कौन सी पहाड़ी? विनोग। ये पहाड़ी विनोग पहाड़ी पर स्थित है, क्योंकि यहाँ से ये पूछ सकता है कि विनोग पहाड़ी कहाँ स्थित है। तो विनोग पहाड़ी किसकी है? मसूरी की है। और आपका ज्वाला जी मंदिर किसका है? मसूरी है। मसूरी जब ऑप्शन नहीं आएगा तब किस में आएगा? देहरादून में। तब आएगा आप लोगों का देहरादून में। अभी यहाँ एक और है, जैसे चंद्र कुंवर बड़थवाल शोध पीठ भी है मसूरी में, ठीक है ना। चंद्र कुंवर बड़थवाल। अभी चंद्र कुंवर से ऐसे याद रख रहे थे ना, जैसे कल हम बात कर रहे थे चंद्रकुंड, मतलब जो आपका चंद्रबनी था ना क्षेत्र, तो चंद्रबनी क्षेत्र गौतम बुद्ध ने जहाँ पर तपस्या की थी उसे क्या कह रहे थे? चंद्रबनी क्षेत्र कह रहे थे ना। तो यहाँ आप ऐसे भी देखो चंद्रबनी था ना, तो यहाँ कौन है? चंद्र कुंवर बड़थ वाल, ठीक है ना। यहाँ क्या है? चंद्र कुंवर बड़थवाल शोध पीठ है, क्योंकि यहाँ ये पूछ सकता है कि चंद्र कुंवर बड़थवाल शोध पीठ कहाँ स्थित है। तो किसकी? आप लोगों की मसूरी की है। मसूरी में एक और है, मसूरी लाल होती है। लाल से हमने लाल टिब्बा याद रखा। लाल से लाल बहादुर शास्त्री सैन्य अकादमी भी है। तो लाल से ही क्या है? लाल बहादुर शास्त्री लाल बहादुर शास्त्री सैन्य अकादमी किसकी है? मसूरी की है, ठीक है ना। अभी देखो आप ऐसे याद रख सकते हैं जो सैन्य अकादमी की स्थापना कब की है? तो ये आएगी 1959, ठीक है ना। अभी आप ऐसे याद रख लो भाई, सेना जो रहती है, सेना क्या है? सेना 68 काम करती है, ऐसे याद रख लो ना 68। तो 68 क्या है? सैन्य अकादमी है, तो 59 आप याद रख सकते हैं। और तारीख भी क्या? सितम करती है ना, तो सितम है, तो यहाँ रहेगा आपका 1 सितंबर। अगर पूरा तारीख भी पूछता है तो 1 सितंबर 1959 को लाल बहादुर शास्त्री सैन्य अकादमी की जो स्थापना हुई थी वो कहाँ पर है? आपकी मसूरी में। प्रशासनिक अकादमी है, ठीक है ना। देखो प्रशासनिक का मतलब होता है जिसमें ISPCS ट्रेनिंग करते हैं। हाँ, सैन्य अकादमी ना होकर ये क्या है? आपकी प्रशासनिक अकादमी है लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है ना। तो आप ऐसे भी, हाँ यहाँ ऐसे याद रख रहे थे कि जो प्रशासन है, प्रशासन कैसे काम करता है? 68 ही तो काम करता है ना, देख लो। तो 68 है, तो आप लोगों का कितना है? आप लोगों का 59 है। अभी ज्वाला जी माता मंदिर विनोग पहाड़ी पर स्थित है। चंद्र कुंवर बड़थवाल शोध संस्थान कहाँ पर है? आपका मसूरी में स्थित है, ठीक है ना। इसके बाद आते हैं कि जैसे हम देहरादून को वन नगर कह रहे थे, तो यहाँ पर एक क्या फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट स्थित है, जिसे आप लोग क्या कहते हैं? FRI कहते हैं। तो इसके बाद हमारा टॉपिक रहेगा FRI।
फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ठीक है ना, इसका नाम क्या है, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब फॉरेस्ट को आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो फॉरेस्ट है जंगल, फॉरेस्ट को क्या कहते हैं, जंगल। और जंगल किस में लगते हैं, फील्ड में, क्योंकि जहाँ पर फॉरेस्ट आपकी क्या बनाए गए, प्रशिक्षण अकादमी, या हम ये कह सकते हैं रिसर्च सेंटर जो हमारा है, ये जहाँ पर बनाएगा, हम किसकी बात कर रहे हैं भाई, पेड़ किस में लगेंगे, फील्ड में। पेड़ किस में लगते हैं, फील्ड में। तो यहाँ एक व्यक्ति थे जिनका नाम था C.G. वॉलफील्ड, वॉलफील्ड नाम के एक व्यक्ति थे जिन्होंने आपका क्या बनाया था, FRI का जो भवन बना है, क्योंकि यहाँ से ये पूछ सकता है, वॉलमफील्ड थे, ये हैं आपके वॉलमफील्ड। आप ऐसे याद रख सकते हैं, देखो FRI है ना, जंगल है, तो जंगल किसका है भाई, जंगल किस में लगता है, फील्ड में लगता है ना भाई, जंगल किस में उगता है, फील्ड में। अब फील्ड में होंगे तो वॉलमफील्ड है। अब कौन है, C.G. वॉलमफील्ड ने क्या किया था, इसके वास्तुकार, वास्तुकार का मतलब होता है जो इसका भवन बना है, उसे बनाने वाले कौन है, वॉलमफील्ड है। हालांकि इसकी अगर स्थापना देखते हैं, देखो इसकी स्थापना करने वाले कौन थे, तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई नए नए डिजाइन के, नए नए किस्म के पेड़ लगाने थे, तो इसलिए नए नए ब्रांड कहते हैं ना, तो ब्रांडिस, ठीक है ना। तो याद कैसे रखेंगे, कौन है आपके, ब्रांडिस है, और कौन है, डिट्रिच ब्रांडिस, डिट्रिच ब्रांडिस नाम के जो व्यक्ति हैं, इन्होंने क्या किया है, इसकी स्थापना की है। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। हालांकि देखो अभी हम इसे क्या कह रहे हैं, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट कह रहे हैं ना, पहले ये क्या था, एक वन स्कूल था, ठीक है ना, पहले क्या था, एक स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। यहाँ से आप लोगों को देखो दोनों नाम इम्पोर्टेंट रहेंगे। आप ऐसे याद रख रहे थे कि जो वन है वो पेड़ किस में लगेंगे। अब लगाने की बात करें तो एक क्षेत्रफल है ना, अब क्षेत्रफल का मतलब है भवन निर्माण करने वाले जो वास्तुकार है वो कौन है, वॉलमफील्ड हैं। जो संस्थापक हैं भाई, ब्रांड के, नए नए ब्रांड के पेड़ लगाने थे, इसलिए कौन है आपका, डिट्रिच ब्रांडिस है। हालांकि जो डिट्रिच ब्रांडिस है ये क्या थे, आपके जो भारत का प्रथम, ठीक है ना, क्या है, वन महानिरीक्षक थे। ये भारत के प्रथम वन महानिरीक्षक कौन है, डिट्रिच ब्रांडिस है, ऐसे भी पूछ सकता है। अभी देखो डिट्रिच ब्रांडिस ने इसकी जो स्थापना की थी वो की थी कब, 1878 में की थी। लेकिन ये एक क्या था, फॉरेस्ट स्कूल के रूप में इसकी स्थापना हुई थी। क्योंकि सबसे पहले ये पूछता है कि जब आपकी FRI की स्थापना हुई तो कब हुई थी, तो स्थापना क्या है इसकी, 1878 है, और ये क्या था, एक फॉरेस्ट स्कूल के रूप में, ठीक है ना, स्थापना इसकी हुई थी। याद रखने के लिए ऐसे याद रख रहे हैं भाई, पेड़ लगा रहे हैं फील्ड में तो वॉलमफील्ड है, वास्तुकार कौन है, वॉलमफील्ड है। और अभी देखना नए नए पेड़ लगाने हैं तो ब्रांडिस कौन है, ब्रांडिस कौन है, नए नए ब्रांड के हैं तो ब्रांडिस कौन है, जो स्थापना करने वाले। अभी देखो जब दोनों ऑप्शन में होंगे तो दोनों में कोई ना कोई कन्फ्यूजन रहेगा भाई। हमें यहाँ से यही तो अंतर करना है कि फील्ड में क्या लगते हैं, पेड़, फील्ड में क्या लगते हैं, पेड़, एक दायरे में लग रहे हैं ना पेड़। तो दायरा का मतलब जैसे एक भवन है भाई, नए नए पेड़ लगा रहे हैं, फील्ड में क्या एक उसका क्या किएगा, पैमास की गई हो, कोई 8 फीट पे लगाता है, कोई 7 फीट पे। तो देखो फीटों का जो काम चल रहा है, वास्तुकार मतलब भवन निर्माण स्थापत्य कला भी उसे हम कह सकते हैं। इसके बाद नए ब्रांड के लगाने हैं तो संस्थापक कौन है, जो ब्रांडिस हैं, ठीक है ना। अभी यहाँ सबसे पहले हम कह रहे थे कि जो इसकी स्थापना कब की है, 1878, लेकिन फॉरेस्ट स्कूल के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। हालांकि जो भवन है उसका निर्माण पहले ही हो गया था, बाद में हुआ है। और इसकी जो भवन का उद्घाटन हुआ था वो हुआ था तब गांधी जी उत्तराखंड में आए थे, तो 1929 कौसानी में दिखाए गए ना। तो आप ऐसे आ रख सकते हैं, जब कौसानी में गांधी जी आए थे तो आपका FRI का क्या हुआ था, उद्घाटन हुआ था। हालांकि उद्घाटन करने वाले गांधी नहीं थे, केवल हम याद रख रहे हैं, ठीक है ना। इसके बाद में वैसे तो यहाँ एक और रहता है कि भाई 1956 में यहाँ राष्ट्रपति द्वारा सबसे पहली बार 1 साल का पेड़ लगाया गया था। अब 56 में राष्ट्रपति कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। देखो यहाँ डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, उन्होंने क्या लगाया था, एक पेड़ लगाया था। लेकिन जो इम्पोर्टेंट है वो आप लोगों को यहाँ से 3 चीज़ें इम्पोर्टेंट है। वास्तुकार यानी कि भवन निर्माण जो आपके कौन है, वास्तुकार होंगे। और उसके बाद कौन है आपके संस्थापक कौन है, ब्रांडिस है। कब हुई थी, 1878 में, ठीक है ना। इसके बाद चलते हैं नेक्स्ट में आप लोगों का ऋषिकेश। देखो ऋषिकेश का मतलब है पर्यटन स्थल में आता है। वैसे ऋषिकेश के बारे में हमने पहले भी पढ़ लिया है,
ठीक है ना। लेकिन ऋषिकेश में जो बचेगा और थोड़ा सा इसमें चल रहे हैं, क्योंकि ऋषिकेश को हम गंगा के साथ पढ़ रहे थे ना। अभी देखो ऋषिकेश इसलिए जाना जाता है ना क्योंकि ऋषि का केस है, ऋषि का केस कहा जाता है। अब ऋषिकेश नाम क्यों पड़ा है, तो यहाँ एक रंभे ऋषि थे, नाम क्या है, रंभे। यहाँ एक रंभे ऋषि थे और इन ऋषियों ने, ये जो ऋषि थे इन्होंने भगवान विष्णु की उपासना की थी और भगवान विष्णु ने क्या था यहाँ आपका हरिकेश नाम से क्या दिए थे, दर्शन। तो जिसके बाद इसे ऋषिकेश कहा जाता था। तो विष्णु के हरिकेश रूप में क्या हुए थे, दर्शन हुए थे किसे, रंभे ऋषि को, जिसके कारण इसका नाम ऋषिकेश पड़ा हुआ है। ठीक है ना। तो यहाँ आप ऐसे भी कह सकते हैं हरिकेश नाम के, यानी कि विष्णु के अवतार के दर्शन हुए जिसके कारण इसका नाम क्या पड़ा, ऋषिकेश। हालांकि दोनों इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, ठीक है ना, क्योंकि सबसे इम्पोर्टेंट आता है कि ऋषिकेश का प्राचीन नाम क्या है, तो कुब्जा बरक। अब कुब्जा बरक क्यों कहते थे, क्योंकि पेड़ों की अधिकता के कारण इस क्षेत्र को कुब्जा बरक भी कहा जाता था। तो इसका प्राचीन नाम क्या है आपका, तो प्राचीन नाम क्या है इसका, कुब्जा भरक। और कुब्जा भरक क्यों कहते थे, क्योंकि पेड़ों की अधिकता के कारण से क्या कहते थे, कुब्जा भरक कहा जाता है। हालांकि देखो हमने यहाँ ऋषिकेश में आप लोगों को ही बताया था, जब कुषाणों का आधिपत्य हुआ तो यहाँ कुषाण राजा आए थे, नाम क्या था, तराई क्षेत्र में कुषाणों का जब राज्य हुआ तो यहाँ 3 राजा दिखाए गए हैं उत्तराखंड में, एक वीरभद्र, एक मोरध्वज और एक गोविषाण। तो ऋषिकेश में दिखाए गए थे कौन, वीरभद्र। तो ऋषिकेश में कौन आए थे, वीरभद्र। तो आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि देखो ऋषिकेश के पास में एक जगह पड़ती है वीरभद्र, और ऐतिहासिक दृष्टि से देखते हैं तो यहाँ कुषाणों का आधिपत्य था और ये क्षेत्र पड़ता है आपका तराई क्षेत्र में पड़ता है। देखो वीरभद्र हम इसलिए याद रख रहे थे, वैसे तो ऋषि मतलब संत होते हैं ना, ऋषि मतलब संत होते हैं, तो डायरेक्टली हम ये भी कह सकते हैं ऋषिकेश को आपकी क्या कहा जाता है, संत नगरी भी कहा जाता है। ठीक है ना। ऋषिकेश का पूरे का नाम क्या आपका, संत नगरी भी कहा जाता है। और एक और कंडीशन आती है, देखो जैसे आप लोग याद रखते हैं हमारे यहाँ अभी योगपीठ है, कहाँ पर, हरिद्वार में, लेकिन विश्व योग की राजधानी ऋषिकेश को कहा जाता है। तो ये भी ध्यान रखना है, ये क्या है आपका, विश्व योग की राजधानी कौन है आपकी, ऋषिकेश है। अभी देखो ऋषिकेश से कितने % बन गई यहाँ तक, अभी तक सबसे पहले क्या है, ऋषिकेश क्या है भाई, ऋषिकेश का मतलब हरिकेश नाम के विष्णु के अवतार हुए थे, जिस कारण इसे ऋषिकेश कहा जाता था। रंभे ऋषि ने यहाँ तपस्या की थी, क्योंकि रंभे ऋषि इसलिए इम्पोर्टेंट है, ये ऐसे पूछ लेता है कि ऋषिकेश किसकी तप भूमि है, तो ऋषिकेश किसकी तप भूमि है, रंभे ऋषि है। संत नगरी कहा जाता है ऋषिकेश को। कुब्जा भरक इसलिए कहते हैं क्योंकि पेड़ों की अधिकता के कारण इसे कुब्जा भरक कहते हैं। ठीक है ना, आप ऐसे याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करते हैं, देखो एकमात्र ऐसा जगह है जहाँ पर राम, लक्ष्मण और भरत और शत्रुघ्न मंदिर एक साथ है, यानी कि 4 भाइयों का मंदिर एक जगह पर दिखाया गया। और 4 भाइयों में कौन कौन है, तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं कि ऋषिकेश में क्या दिखाया गया है कि राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न का मंदिर है, जो पूरे उत्तराखंड में एक ऐसा मंदिर है जहाँ पर चारों की मूर्ति स्थापित है। ठीक है ना, और पूरे उत्तराखंड में इसलिए इम्पोर्टेंट रहता है। तो यहाँ ऐसे भी लिख सकते हैं, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न मंदिर किस में स्थित है, ऋषिकेश में। लिख लिया करो साथ साथ में। ठीक है, राम, लक्ष्मण, भरत, शत्रुघ्न मंदिर स्थित है। देखो 4 भाई हैं, चारों भाइयों का एक मंदिर बनाया गया और ये ऐसी एक ही जगह है ऋषिकेश में। हालांकि देखो ऋषिकेश में जैसे आपने राम झूला और लक्ष्मण झूला 2 झूले भी हैं ना, तो राम मंदिर और लक्ष्मण मंदिर होंगे, ऐसे भी याद रख सकते हैं। तो राम झूला और लक्ष्मण झूला कहाँ है आप लोगों का, ऋषिकेश में। अब यहाँ प्रश्न ये आता है कि किस झूले को शिवानंद झूला कहा जाता है, और बताया हुआ है पहले। तो लक्ष्मण झूले को शिवानंद झूला भी कहा जाता है। देखो इसके साथ में लक्ष्मण के आप ऐसे याद रख सकते हैं कि जो ऋषिकेश में लक्ष्मण मंदिर है, अब लक्ष्मण मंदिर लक्ष्मण झूला, ठीक है ना, राम मंदिर राम झूला, ऐसे याद रख लो। लक्ष्मण झूला जहाँ पर है उसे क्या कहा था, शिवानंद झूला कहा जाता था। वर्तमान में इसका नाम क्या है, लक्ष्मण झूला है। लक्ष्मण झूला किसे किसे जोड़ता है,
लक्ष्मण झूला किसे किसे जोड़ता है? कहने का मतलब ये है ऋषिकेश और पौड़ी, ऋषिकेश या टिहरी, आप लोगों को ऐसे बताना है। देखो क्योंकि हमने कहा था ऋषिकेश जो है वो आप लोगों का 3 डिस्ट्रिक्टों में है। सबसे पहला देहरादून तो है, दूसरा कौन है? पौड़ी, और तीसरा कौन है? टिहरी। तीसरा कौन है? टिहरी। ऋषिकेश 3 जिलों में स्थित है। तो यहाँ राम झूला और लक्ष्मण झूला आप ऐसे याद रख रहे हैं, चलो अभी ऐसे याद रख लो केवल कि राम और लक्ष्मण क्या है, दोनों के मंदिर हैं, इसलिए राम झूला और लक्ष्मण झूला भी है। उसके बाद में कुब्जा भरत क्यों कहा गया है? क्योंकि पेड़ों की अधिकता के कारण से कुब्जा भरत कहा गया है। अब वैसे तो देखो यहाँ शत्रुघ्न मंदिर अगर पूछता है, क्योंकि चारों भाई हैं, तो शत्रुघ्न मंदिर किसका है? आपका ऋषिकेश का। अब ऋषिकेश जैसे कि हम बात कर रहे थे कि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में 2 नगर निगम है। अब पहला कौन है? देहरादून, दूसरा कौन है? ऋषिकेश। देखो ऋषिकेश सबसे पहले तो नगर पालिका परिषद बना था 1952 में, ठीक है ना। 1952 में क्या है? नगर पालिका परिषद है। और जो नगर निगम बना है वो कब है? 2017 में नगर निगम बनाया गया है। और जिसके साथ में देहरादून जनपद के कितने नगर निगम हैं? 2। क्योंकि ऐसे पूछ लेता है कि नगर निगमों की संख्या देहरादून में कितनी है? 2 है, एक ऋषिकेश और एक कौन है? आपका देहरादून है, ठीक है ना। अभी इसके बाद देखो गीता भवन ऋषिकेश में और क्या क्या है, तो ऋषिकेश में ऐसे करके लिख सकते हैं। ऋषिकेश में आपका क्या है? नेक्स्ट है आपका गीता भवन है। अब गीता भवन को भी ऐसे आ सकते हैं, गीता पर चलते हैं संत, भाई गीता के उपदेशों पे संत चलते हैं ना, तो संत नगरी ऋषिकेश है। अब संत नगरी ऋषिकेश है तो गीता का पाठ होता होगा, क्योंकि तो गीता का पाठ होता है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं गीता भवन कहाँ का? आप लोगों का ऋषिकेश का है। इसके बाद में कैलाश निकेतन है। नेक्स्ट कौन है आपका? कैलाश निकेतन है। और इसमें एक और चीज़ ध्यान रखेंगे, ये 13 मंजिला भवन है, ठीक है ना। इसमें जो मंजिल है वो कितनी है आप लोगों की? 13 मंजिल है, तो ये 13 मंजिला भवन है। इसके बाद जो हम बात कर रहे थे वीरभद्र की, तो वीरभद्र जहाँ पर प्रॉपर स्थान है वहाँ पर इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। क्या है? इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिख सकते हैं कि ऋषिकेश के वीरभद्र में, ऐसे करके लिखें, ऋषिकेश के वीरभद्र में इंडियन ड्रग्स एंड फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। फार्मास्यूटिकल लिमिटेड स्थित है। नीचे हलंत लगा दो चलो। और उसके बाद एम्स हमने पहले ही पढ़ा दिया। एम्स की स्थापना 2004 की, एम्स पहले ही बता दिया था ना। नेक्स्ट में चलते हैं चक्राता। देखो प्रमुख क्षेत्रों में क्या आ रहा है आपका? चक्राता है। और चक्राता को कैसे याद रखा था? टाइगर फॉल पढ़ रहे थे इससे पहले, ठीक है ना। पहाड़ों का राजा भी कहते हैं और जंगल का राजा होता है शेर, ऐसे याद रखा था ना। तो टाइगर प्रपात कहाँ था? चक्राता था ना, ऐसे याद रखा था। तो इसमें लिखेंगे चक्राता के प्रमुख क्षेत्र। पहले तो कंडीशन है कि चक्राता को पहाड़ों का राजा कहा जाता है और इसकी स्थापना की थी कर्नल हयूम ने। कर्नल हयूम, इसके जो संस्थापक हैं वो कौन है? आपके कर्नल हयूम। देखो चक्राता को अभी तक आप लोगों ने पहली क्लास में ऐसे याद किया था कि चक्राता में टाइगर फॉल और चक्कर किसे आते हैं? टाइगर को देखकर। हम सारा जो लॉजिक लगाएंगे वो चक्कर से ही चलेगा, ठीक है ना। चक्कर का मतलब है कि सबसे पहली कंडीशन क्या है कि हमने कहा हयूम है ना। हयूम किसे कहते हैं? वैसे हयूम्स का मतलब भूगोल में अगर जाते हैं तो हयूम्स का मतलब होता है कि जिसमें क्या होते हैं? आपके जीवाश्म ज़्यादा होते हैं, उस मिट्टी को हम क्या कहते हैं? हयूम्स कहते हैं। मिट्टी में हयूम्स की मात्रा बढ़ जाती है। लेकिन आप ऐसे आ रहे हो जैसे हुमस होती है ना, हुमस देखिए ना, कमरे में अगर यहाँ हुमस सी हो जाए, कहते हैं ना हुमस, हयूम्स याद रख सकते हैं। तो कैसे आते हैं? चक्कर। 1-2 को तो आके गिरे भी हैं, ठीक है ना, याद रह जाएगा ना।
देखो चक्राता मतलब चक्कर कब आते हैं, जब हयूम्स बनता है ना, जब हुमस बनती है। तो यहाँ हयूम्स मतलब चक्राता है, तो संस्थापक कौन है, हयूम है। तो कर्नल हयूम कौन है, चक्राता के संस्थापक, याद रह जाएगा। याद रखने के लिए आप हुमस याद रख सकते हैं, हुमस के आधार पर चक्कर आएंगे तो चक्राता है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अभी देखो चक्कर आएंगे, अब चक्कर किसके काटने पड़ते हैं, सबसे पहले आदमी किसके चक्कर काटता है, देवताओं के, ऐसे याद रख लो, ठीक है ना। तो सबसे पहले यहाँ क्या है आपका देव वन है, एक आपका क्या है देव वन, किसका है आप लोगों का, चक्राता का है। तो इसके प्रमुख क्षेत्रों में लिखेंगे देव वन है, चिलमरी नेक है, चिलमरी नेक, ये सारे चक्राता के हैं, क्योंकि ऐसे पूछेगा चिलमरी नेक कहाँ स्थित है, तो किसका है, चक्राता का है। और चिलमरी नेक को आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, इसके सामने लिखेंगे यह चक्राता की सबसे ऊंची चोटी है। चिलमरी नेक चक्राता की सबसे ऊंची चोटी है। जैसे मसूरी की क्या थी, ठीक है ना, लाल टिब्बा, नागनी लाल टिब्बा, और चिलमरी नेक किसकी है, चक्राता की। चक्राता को क्या कहा जाता है, पहाड़ों का राजा। मसूरी क्या कहा जाता था, पहाड़ों की रानी, ठीक है ना। अब यहाँ रामताल है एक और, इसमें क्या है, रामताल। अब रामताल को रामपुर मंडी से याद रख लो, रामपुर मंडी पड़ता था ना, रामपुर मंडी जहाँ पर कौन बाहर होता है, ढालीपुर आसन बैराज। अभी पूर्व पर देखते हैं तो देहरादून है। अभी राम हो या देवता हो, चक्कर तो सबके चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो रामताल किसका है, चक्राता का है, ठीक है ना। रामताल किसका है आपका, चक्राता है। उसके बाद है आपका कानासार, कानासार, ये भी किसका है, चक्रोता का है। अब कानासार को आप कानासर याद रख लो ना, सर, या इसे सर ही याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है, काना सर। अब काना सर का मतलब है अगर सर काना हो जाए तो चक्कर आएंगे, मतलब एक साइड में दर्द देखा होगा ना जब होता रहता है, तो ऐसे याद रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो काना सर हो जाएगा, तो काना सर है तो चक्कर आएंगे तो चक्राता आप लोगों का हो जाएगा, ठीक है ना। उसके बाद आपका इसमें बुधेर डिब्बा और मियोला डिब्बा, बुधेर टिब्बा और आपका क्या है, मियोला टिब्बा। मियोला टिब्बा हो गया। अभी इन्हें ऐसे याद रख लो बिना चक्कर के ही, ठीक है ना, बाकी सारे चक्कर से चल लेना। इसके बाद आता है एक आपका बिसपुरिया गुफा। यहाँ पर क्या है, एक बिसपुरिया गुफा, हाँ, बिसपुरिया गुफा। देखो बिसपुरिया को आप ऐसे याद रख सकते हैं, जो 20 है। अब ये कहते हैं ना भाई 19-20 के चक्कर में ना पड़ना, मुहावरे का अर्थ बता सकता है कोई, 19-20 के चक्कर में पड़ना मुहावरे का अर्थ, हिंदी में मुहावरा है, पैसे के चक्कर में ना पड़ना। 19-20 का अंतर नहीं पूछ रहा हूँ मैं, कह रहा हूँ 19-20 के चक्कर में ना पड़ना मुहावरा है, और 19-20 होने का मतलब है ज़्यादा अंतर ना होना। यहाँ मैं कह रहा हूँ 19-20 के चक्कर में न पड़ना मुहावरा है, तो उसका मतलब होता है धन के चक्कर में ना पड़ना। अभी ऐसे याद रख लो ना, बिसपुरिया है ना, तो बिसपुरिया को आप 20 याद रख सकते हैं भाई, 19-20 के चक्कर में जो पड़ेगा, चक्कर मतलब चक्राता, ठीक है ना। अब धन के चक्कर में पड़ेगा तो दिक्कत होगी ना, तो ऐसे याद रखते हैं बिसपुरिया मतलब चक्कर मतलब चक्राता है। देखो दो मुहावरे अलग अलग हैं, एक क्या है 19-20 होना, 19-20 का मतलब है कम अंतर होना, और एक कहा 19-20 के चक्कर में पड़ना, तो उसका मतलब है पैसे के चक्कर में पड़ना, ठीक है ना। नेक्स्ट में आता है आपका मुंडाली। मुंडाली नेक्स्ट कौन है आपका, मुंडाली। और यहाँ मुंडाली में आपका स्किकिंग का सेंटर भी है, या आप ये मुंडाली को ऐसे याद रख लो, मुंडाली है ना, अब चक्राता है किसका, मुंडाली से, ऐसे याद रखेंगे अभी थोड़ी देर के लिए। उसके बाद है केरेना पहाड़ी, केरेना पहाड़ी, और केरेना पहाड़ी किसकी है आपकी, चक्राता की। खतनू नदी, खतनू नदी ये भी किसकी है, चक्राता की है। उसके बाद हथनी कुंड है, हथनी कुंड हो या हथनी बैराज हो, बात एक ही, पहले भी चल रहा था, ठीक है ना।
इसके बाद विराटगढ़ है, देखो विराटगढ़ी का वैसे तो वैदिक सभ्यता जब हम पढ़ रहे थे तो वहाँ भी जिक्र हुआ था जब, ठीक है ना। तो राजा विराट की राजधानी थी। विवाह किसका हुआ था यहाँ? उत्तरा और अभिमन्यु का। उत्तरा और अभिमन्यु का विवाह के प्रमाण कहाँ से मिलते हैं? विराटगढ़ से मिलते हैं। और विराटगढ़ को वहाँ दिखागा जौनसार बाबर क्षेत्र। तो चक्राता भी तो किसका? जौनसार बाबर क्षेत्र का है, ठीक है ना। उसके बाद है आपका बालनी देवी मंदिर। बालनी देवी मंदिर। और उसके बाद है आपका चिंताहरण महादेव। देखो ये किसके हैं? सारे के सारे चक्राता के। पर्यटन स्थलों में सबसे पहले ऋषिकेश, उसके बाद कौन है? चक्राता है। इसके बाद देहरादून के अगर प्रमुख स्थल देखते हैं तो हेडिंग डाल लेंगे देहरादून के प्रमुख स्थल। देहरादून के प्रमुख स्थल सबसे पहले नंबर 1 यहाँ ऐसे करके लिखे बुद्धा टेम्पल। टेम्पल का मतलब क्या होता है? मंदिर, ठीक है ना। तो यहाँ कौन है? आपका बुद्धा टेम्पल है। और टेम्पल का मतलब क्या है? आपका मंदिर है। अभी देखो गौतम बुद्ध को देखते हैं ना। अब गौतम बुद्ध को आप ऐसे यहाँ रख सकते हैं जैसे अभी हम यहाँ क्या लिख रहे थे? मांडलिक लिख रहे थे ना। अब यहाँ एक मठ का नाम है मंडोलिक। और ये कौन है? आपका मठ है। यानी कि जहाँ गौतम बुद्ध का सबसे पहले ऐसे मानते हैं कि गौतम बुद्ध के प्रमाण मिले हैं। भाई गौतम बुद्ध ने यहाँ क्या की है? तपस्या की, कुछ दिन यहाँ रहे हैं तो उसके प्रमाण मिलते हैं। पहले लोग मठ में रहते थे तो उसे कहते थे मंडोलिक मठ। आप इसे ऐसे आ रख सकते हैं बुद्ध मतलब बुद्धा, बुद्धा मतलब बुद्ध है ना, बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध। अब गौतम बुद्ध का मन डोल गया था ना भाई, राजपाट छोड़ दिया था उन्होंने। ये दिखाया गया ना कितने दृश्य देखते हैं? राज्य भ्रमण के दौरान 4 दृश्य देखे थे उन्होंने और उनका मन क्या हो गया था? विचलित हो गया था। तो आप ऐसे याद रख लो कि गौतम बुद्ध का जब मन डोल गया था तो मठ पहुंच गए थे। और मठ पहुंच गए थे तो मंडोलिक मठ है। और जहाँ मंडोलिक मठ होगा वहाँ बुद्ध का मंदिर होगा। ऐसे याद रख लो, क्योंकि बुद्ध मतलब गौतम बुद्ध, हम ऐसे याद रख रहे हैं। अभी तो गौतम बुद्ध, अभी इससे पहले मंडोलिक मठ हमने किस में पढ़ा? चक्राता में। मंडोलिक मठ हमने कहाँ पढ़ा है? चक्राता में। तो ये क्षेत्र भी किसका? चक्राता क्षेत्र में पड़ता है। तो आप सॉरी, ये तो प्रॉपर देहरादून है। हाँ बताओ। हाँ उसमें चल रहे हैं। तो अभी कौन है यहाँ? मंडोलिक मठ है। तो मंडोलिक मठ किसका है? बुद्धा टेम्पल। हाँ कौन सा? यही है, क्योंकि कुछ किताबों में आपका मिंडालिक है, कुछ में मंडोलिक है, दोनों में है एक ही। ये जो मठ है मंडोलिक, ये केवल वहाँ कुछ किताबों में आपका मी लिखा हुआ है, कुछ में आपका मंडोलिक लिखा है, तो है एक ही। आप ऐसे याद रख लो ना, बुद्ध मतलब मन डोल गया। अब मन डोल गया था, राजपाट छोड़ दिया था, तो मंडोलिक मठ है। उसके बाद पहुँच गया कहाँ? मठ में, ठीक है। दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा, ऐसे याद रख लो ना भाई, दुनियादारी के चक्कर में बिल्कुल नहीं पड़ा। क्योंकि इससे पहले हमने एक और भी तो मठ पढ़ा, नाम क्या था? देखो इससे बाद मुंडाली पढ़ा था, मुंडाली नामक क्षेत्र पढ़ा था। वो किसका था? चक्रवर्ता का था। लेकिन ये किसका है? देहरादून। लेकिन पड़ता ये भी उसी क्षेत्र में है, ठीक है ना। ऐसे याद रख लो। तो यहाँ कौन है? आपका मुंडालिक है। तो यहाँ बुद्ध आगे। अब देखो इनका जो ध्यान है वो 2 भागों में बट गया था ना। ऐसे याद रख सकते हैं कि जब उनके सामने ये विपदा आ गई थी, जब मन डोल गया कि भाई राजपाट करूँ या संन्यास लूँ, अब ये कंडीशन होती ना। अब 2 भागों में बट गया था। तो 2002 में क्या है? इसकी स्थापना है, ठीक है ना। जो बुद्धा टेम्पल है उसकी 2002 में क्या हुई थी? स्थापना। तारीख थी 28 अक्टूबर। तो ऐसे लिख सकते हैं कि जो बुद्धा टेम्पल है इसकी 28 अक्टूबर 2002 को क्या होगी? इसकी स्थापना होगी, ठीक है ना। अब वैसे तो देखो ये जो बुद्धा टेम्पल है, ये जो भवन है, ये 5 मंजिला भवन है। मंजिल कितनी है इसमें? 5 मंजिला ये भवन है। और 220 फीट ऊंचा है, 220 फीट ऊंचा है। लेकिन गौतम बुद्ध की जो इसमें तस्वीर है वो कितनी है आपकी? 103 फीट की मूर्ति है, ठीक है ना।
और इसका उद्घाटन किया था दल्ला इलामा ने, ठीक है ना। लेकिन उद्घाटन इतना इम्पोर्टेंट है नहीं, लेकिन फिर भी याद रख सकते हैं, क्योंकि बौद्धों के अभी तिब्बत क्षेत्र में जो गुरु होते हैं उन्हें क्या कहते हैं, दल्ला इलामा कहते हैं। तो दल्ला इलामा ने इसका क्या किया था, उद्घाटन। देखना याद रह जाएगा ना, बुद्ध मतलब मन डोल गया था ना। अब बुद्ध मतलब मन डोल गया था, तो बुद्धा टेम्पल सबसे पहले हम मंडोलिक है, मन डोलेगा तो फिर क्या है, देखना अभी मठ में निवास करेंगे, ऐसे याद रख रहे थे। अभी ये क्या है आपका, दो तरफ मन भटकेगा तो दो है, तो दो मतलब कितना है, 2002 है। या आप यहाँ भी देख सकते हैं, देखना ये दो ही है ना, यानी कि 220 फीट ऊंची ये मंजिल है, जिसे 5 मंजिला भवन है। और 103 फीट ऊंची क्या है, यहाँ भगवान बुद्ध की प्रतिमा है, ठीक है ना। अब इसके बाद चलते हैं आप लोगों का घंटाघर, देहरादून का घंटाघर, जिसे टाइम मतलब क्लॉक होता है ना, ठीक है ना, क्लॉक टावर भी कह सकते हैं। नेक्स्ट कौन है आपका, क्लॉक टावर, या हम ये कह सकते हैं कि घंटाघर, ठीक है ना। अब देहरादून का घंटाघर इसलिए क्यों इम्पोर्टेंट है, देखो वैसे तो घंटाघर का मतलब ये आप ऐसे याद रख लो कि घंटाघर आज़ादी का प्रतीक है। आज़ादी कब मिली, 1947। तो इसका निर्माण कब हो गया, 1948। अभी आज़ादी के 1 साल बाद, 47 में तो आज़ादी होती है, एकदम से क्या कर लोगे, ऐसे याद रख लो ना। तो आप ऐसे याद रख लो कि जो घंटाघर है भाई, हमारा समय सही होना शुरू हो गया था। अब राजधानी में समय चलेगा ना, पहले तो राजधानी चलेगा। राजधानी क्या है, देहरादून अस्थायी है, लेकिन तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, स्वतंत्रता के बाद मतलब 1948 में, वैसे तो तारीख थी 24 जुलाई आप लोगों का 1948 को क्या था, क्लॉक टावर, या हम ये कह सकते हैं घंटाघर का निर्माण हुआ था। और इसकी जो नींव डाली थी वो डाली थी सरोजिनी नायडू ने, क्योंकि ऐसे पूछ सकता है इसकी नींव किसने डाली है, तो सरोजिनी नायडू है। और उद्घाटन करने वाले थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो इसमें 2 चीज़ और नोट रखेंगे, एक तो नींव डालने वाले कौन है, सरोजिनी नायडू हैं, ठीक है ना। और उद्घाटन करने वाले कौन है, लाल बहादुर शास्त्री हैं। और जब लाल बहादुर शास्त्री ने उद्घाटन किया था तो साल था 1953। साल कितना था, 1953 था। अभी क्लॉक टावर याद रह जाएगा ना, आप क्लॉक टावर को ऐसे याद रख सकते हैं भाई, स्वतंत्रता का प्रतीक है। अब स्वतंत्रता के बाद हमारा समय ठीक हुआ था, तो समय स्वतंत्रता के बाद है। 47 में स्वतंत्रता मिली, 48 में टावर बनाया गया है। अब टावर का उद्घाटन 1953 का है, जब पहली सरकार बन रही थी। देखना 1951-52 पहले अंतरिम सरकार चल रही थी। अब 1952-51 के क्या थे, आम चुनाव हुए थे। भारत में सरकार जो बनी थी वो ये एक टाइम था। तो यहाँ कौन है आप लोगों के, उद्घाटन करने वाले थे लाल बहादुर शास्त्री, और नींव डालने वाले कौन थे, सरोजिनी नायडू। आप ऐसे भी याद रख सकते हैं, देखो टावर इतना ऊंचा है कि सूरज तक पहुंचता है, ठीक है ना। तो ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्या नींव रखने वाली है सरोजिनी नायडू, उद्घाटन करने वाले लाल बहादुर शास्त्री, ठीक है। कुछ कह रहे थे, नहीं नेहरू तो थे, कोई दिक्कत नहीं है। अभी हम तो एक लॉजिक में याद रख रहे हैं, ठीक है ना। हमारा जो काम है वो लॉजिक में याद रखने का, हम ऐसे याद रख रहे हैं। या आप ऐसे याद रख लो ना, देखो हमने कहा था भाई सबसे ऊंचा है, सूरज तक पहुंचना है, सूरज होता है लाल, उद्घाटन करेंगे लाल बहादुर शास्त्री। अब सूरज क्या है, लाल है, पहले सूरज है फिर लाल है, तो पहले सूरज फिर लाल। घंटाघर इसलिए बनाया भाई, सूरज अभी नया सूरज निकला था ना भारतीयों के लिए, ऐसे याद रख लो। अभी तक तो अंग्रेजों का था, और अंग्रेजों के शासनकाल को ये कहते थे उनके जो रियासत है उसमें सूरज नहीं छिपता, तो उसका मतलब हाँ, उनका साम्राज्य ऐसा नहीं कि सूरज निकलता नहीं था, नहीं छिपता नहीं था, उनका साम्राज्य इतना बड़ा था कि कहीं ना कहीं सूरज निकलता रहता था, ठीक है ना। तो इसीलिए हम ये कह सकते हैं, देखो याद रखने के लिए टावर इसलिए बना सूरज पर जाने के लिए। और टावर यानी कि भारत का नया सूरज उगा था। अब नया सूरज है 1947 के बाद 48 है, और पहले सरोजिनी नायडू हैं, उसके बाद में अब लाल बहादुर शास्त्री हैं। तो उद्घाटन करने वाले कौन है, वो तो मैं एक आपको इसलिए बता रहा था क्योंकि पहले अंतरिम सरकार कब बन रही है, अंतरिम सरकार तो पहले चल रही थी भारत में। अब इसके बाद 1951-52 में क्या हो गए थे, चुनाव हो गए थे। लेकिन सन 2 ही याद रखने के, एक तो 1948 और एक 1953 है। इसके बाद आता है देहरादून में ही है भारतीय सैन्य अकादमी। नेक्स्ट में कौन है आपका, भारतीय सैन्य अकादमी।
जिसे आप IMA कहते हैं। उद्घाटन है लाल बहादुर शास्त्री का, ठीक है ना, लाल बहादुर शास्त्री ने क्या किया था, उद्घाटन। अभी नेक्स्ट है आपका भारतीय सैन्य अकादमी, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं IMA, ठीक है ना, IMA। अभी इसका उद्घाटन हुआ था 1 अक्टूबर 1932। आप ऐसे आ रखें उद्घाटन कब का है या इसकी स्थापना कब की है, 1 अक्टूबर 1932। अब क्या है, भारतीय सैन्य अकादमी, ठीक है ना। अभी आप सैन्य अकादमी को ऐसे आ रख सकते, एक तो 32 है भाई, किसी के साथ में कहते हैं ना 36 या 32 का आंकड़ा हो तब जाके सेना की ज़रूरत पड़ती है, ऐसे याद रख लो। तो यहाँ 32 याद रख सकते हैं, या चलो छोड़ दो इसे, ऐसे याद रख लो कि स्थापना कब की है, 1932 की है। अभी सेना में होता क्या क्या है, क्योंकि इसके संस्थापक का अगर नाम पूछते सबसे पहले चटाई हो ना, देख लो सबसे पहले सबकी चटाई हो, भर्ती में जाओगे जब भी लट लगेंगे, चटाई उसे तो कहते हैं लट लगना मतलब। तो आप ऐसे आ रखते सैन्य अकादमी है तो चटाई है, तो यहाँ जो संस्थापक है वो कौन है, चैटवुडवर्थ हैं। इसके संस्थापक कौन है, चैटवुडवर्थ हैं। तो आप इसे ऐसे आ रख लो, चैट मतलब चटाई है ना भाई। सेना में सबसे पहले जब जाओगे, सैन्य अकादमी पढ़ रहे हैं तो सेना में सबसे पहले जाओगे तो कौन है, चैटवुड है, क्योंकि पूरा नाम तो था सर फिलिप चैटवुडवर्थ था पूरा नाम, सर फिलिप, लेकिन लास्ट का नाम ही आता है शॉर्ट में, तो पहले तो शॉर्ट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको चैटवुड याद है तो सैन्य अकादमी याद है, चैट मतलब आप ऐसे आ लो भाई, सबसे पहले चटाई होती है ना, सेना में सबसे ज़्यादा चटाई होती है, तो इसलिए चैटवुड याद रह जाएगा। भर्ती में जो लोग गए होंगे याद होगा, डंडे भी खाए होंगे कुछ लोगों ने, ठीक है ना। तो सबसे पहले चटाई होती है, तो सैन्य अकादमी को आप ऐसे याद रख सकते हैं। अभी इसका जो आदर्श वाक्य है, ठीक है ना, वो क्या है आपका, देखो अभी आप लोगों का वीरता और बुद्धि, वीरता का मतलब है आप लोगों का फिजिकल क्यों ले जाता है, ऐसे याद रख सकते हैं कि भाई ये देखते हैं कि कितनी इसमें सहनशीलता है, कितनी इसमें वीरता है, और पेपर इसलिए लेते हैं बुद्धि भी तो होनी चाहिए। तो वीरता और बुद्धि, सैन्य अकादमी का जो आपका क्या है मोटो है, आदर्श वाक्य, उसका नाम है वीरता और बुद्धि। अभी डिजाइन किसने किया था, रसेल ने। देखो इसका जो डिजाइन करने वाले हैं उसका नाम कौन था, रसेल हैं, ठीक है ना, RT रसेल पूरा नाम है, लेकिन रसेल याद रह जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। और रसेल ने जो इसका उद्घाटन किया था वो किसके सहयोग से किया था, उसका नाम था लुटियंस। और लुटियंस कौन है, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी, लुटियंस कौन है, जिसने दिल्ली की स्थापना की थी। तो आप ऐसे आ सकते हैं, IMA का उद्घाटन यानी कि IMA की स्थापना करने वाले, IMA में सबसे ज़्यादा चटाई होती है, तो इसलिए चैटवुडवर्थ हैं, 1932 में इसकी स्थापना हो रखी है। अब रसेल कौन है आप लोगों का, ठीक है ना, अब रसेल है इसके डिजाइन करता, लुटियंस ने बसाया हुआ दिल्ली को, यह आता है संसद भवन, दिल्ली दरबार, दिल्ली को बसाने का श्रेय जब जॉर्ज पंचम आए थे तो लुटियंस था, ठीक है ना, 1911 का। आप देखो रसेल को ऐसे भी याद रख सकते हैं, सबसे पहली कंडीशन क्या थी, रसेल हम पढ़ रहे थे ना, तो आपने देखा हुआ जितने भी सैन्य अकादमी होते हैं सबसे पहले उनमें रस्सों पे भी चढ़ाया जाता है ना, तो रस्से पड़े रहते हैं, उनके भवनों पर रस्से पड़े रहते हैं, भवन पर पड़े हैं ना, तो भवन निर्माण करने वाले रसेल हैं, भवन पर रस्से पड़े रहते हैं, तो भवन निर्माण करने वाले कौन है, रसेल है। ऐसे याद रह जाएगा। अभी देखो सेना का प्रतीक है ना, IMA क्या है हमारे यहाँ, IMA क्या है, हम ये कह सकते हैं पूरा नाम क्या है, भारतीय सैन्य अकादमी। अब यहाँ एक वार मेमोरियल भी बनाया गया, वार का मतलब होता है युद्ध, युद्ध का जो एक म्यूजियम बनाया गया है। तो यहाँ से आपसे ये पूछा जाता है वार मेमोरियल की स्थापना IMA में कब हुई, तो कारगिल युद्ध को याद रख लो। कारगिल युद्ध कब का है, 1999। तो यहाँ पर एक वार मेमोरियल बनाया गया था 1999 में, और 1999 का एक कारगिल युद्ध था। और कारगिल युद्ध किसके बीच है, भारत और पाकिस्तान के बीच, क्योंकि LOC कारगिल लिखते हैं ना, तो LOC कारगिल का मतलब है पाकिस्तान और भारत के बीच जो रेखा है उसका नाम क्या है, LOC कारगिल है। क्योंकि एक लिखते हैं आप LAC,
इसका नाम है लाइन एक्चुअल कंट्रोल, और ये किसके बीच है? चीन के और भारत के बीच है। और अगर LOC आता है तो ये भारत और पाकिस्तान के बीच है। तो LOC कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में, इसीलिए उसकी याद को रखने के लिए वार मेमोरियल बनाया गया 1999 में। ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत तो नहीं। चलो जी, अब इसके बाद आता है वाडिया इंस्टीट्यूट। अभी वाडिया जो इंस्टीट्यूट है, वाडिया का नाम ही उसके संस्थापक के नाम पर पढ़ाया हुआ है। तो नेक्स्ट आएगा कौन? आपका वाडिया। और वाडिया का काम क्या है? ये भूगर्भिक आंकड़े जारी करता है। भूगर्भिक मतलब जैसे भूकंप आएगा उसके बारे में आंकड़े जारी करेगा, जैसे ज्वालामुखी फटनी होगी, जो भी कंडीशन है, कहने का मतलब भूगर्भिक का मतलब पृथ्वी के अंदर जो भी गतिविधियां हो रही हैं उनके बारे में जानकारी देता है। वैसे तो ये मौसम की जानकारी भी देता है, लेकिन अगर सही तरीके से देखा जाता है तो वाडिया का मतलब है ये भूगर्भिक क्षेत्र है, संस्थान है, भूगर्भिक आंकड़े जारी करता है। आप ऐसे आ रख सकते हैं। देखो, इससे पहले वैसे इसकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? दिल्ली में। तो आप ऐसे आ रख सकते हैं, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में इसकी स्थापना हुई थी। कब? 1968 में। 1968 में इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? आपकी दिल्ली में हुई थी। और लेकिन अभी आपका कहाँ है? वाडिया। ये कहाँ पर? आपका देहरादून है, ठीक है ना। और देहरादून में कब लेकर आए? 1978। देहरादून में लेकर आए 1978 में। से हम कहाँ लेके आ गए थे? देहरादून में, मतलब मैं दून लिख रहा हूँ, 78 ही है, ठीक है ना, देख लियो, कोई बात नहीं। तो इसमें क्या है? 78 में लेके आए किसे? आप लोगों का देहरादून में वाडिया को। इसके बाद आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसके संस्थापक कौन है? वाडिया ही है। वाडिया के नाम पर इसका नाम रखा गया था। नेक्स्ट में आता है DAV कॉलेज। देखो, DAV कॉलेज इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि भारत के जितने भी या उत्तराखंड के भी जितने राजनेता हैं या राजनीतिक हैं वो सब लगभग कह रहा हूँ DAV कॉलेज से पढ़े हैं। तो नेक्स्ट में आएगा आपका DAV कॉलेज, ठीक है ना। अब DAV कॉलेज की स्थापना आप ऐसे आ लो भाई, कॉलेज में आदमी शिक्षा पूर्ण करने के लिए जाता है, और राज्य में DAV कॉलेज अगर छात्रों की संख्या की दृष्टि से देखते हैं तो सबसे बड़ा भी है। और जितने हमारे मुख्यमंत्री मोस्टली अभी तक आए हैं सारे के सारे DAV से पढ़े हुए होंगे। तो आप ऐसे क्या याद रख रहे हैं कि काम पूरा करने के लिए आते हैं, ठीक है ना। तो इसके जो संस्थापक है वो कौन थे? आपके ठाकुर पूरण सिंह थे। तो इसके संस्थापक लिख सकते हैं, इसके संस्थापक कौन है? ठाकुर पूरण सिंह है। और स्थापना कब की? 1902 की। स्थापना क्या है इसकी? 1902 की है। याद ऐसे ही रख सकते हैं कि शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आते हैं ना लोग। अब शिक्षा को पूर्ण करने के लिए आएंगे तो आप लोगों का कौन होगा? DAV होगा। तो पूरण सिंह याद रह जाएगा। चलो, अब नेक्स्ट में चलते हैं देहरादून के प्रमुख मंदिर। नेक्स्ट है देहरादून के प्रमुख मंदिर। अभी देखो, मंदिर में आप लोगों ने झंडा मंदिर तो पहले पढ़ लिया ना, मुगल शैली से बना था। ये हमने पहले इसमें पढ़ लिया था कि झंडा दरबार या झंडा मंदिर मुगल शैली से बना था। कहाँ पर बना हुआ है? देहरादून का धामावाला। देहरादून में क्या है? धामावाला। ये हमने पहले ही वहाँ पढ़ लिया था, तो इसे दोबारा से पढ़ने की ज़रूरत है नहीं। क्योंकि गुरुद्वारा अगर पूछते हैं, गुरुद्वारा नानकसर, अभी नानकसर को नानक पढ़ लो, गुरु नानक पढ़ लो ना। नानकसर गुरुद्वारा किसके लिए? सिखों के लिए है। तो गुरुद्वारा किसका है? देहरादून का है। क्योंकि यहाँ हमने कहा था जहाँ पर झंडा मंदिर है वहाँ पर आपका क्या है? एक गुरुद्वारा भी है, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ जो इम्पोर्टेंट रहेगा वो रहेगा आपका संतला देवी। अब संतला देवी को शीतला देवी भी कहा जाता है। आप ऐसे याद रख सकते हैं कि इसे क्या है? शीतला देवी कहा जाता है। तो संतला देवी का मंदिर, संतला देवी का मंदिर देहरादून में। लेकिन देहरादून के भी प्रॉपर अगर शीतला माता रहता है तो शीतला माता का मंदिर है जिसे बसंती के नाम से जाना जाता है रायवाला में, ठीक है ना। तो अगर यहाँ बसंती, क्योंकि शीतला का ही दूसरा नाम है आप लोगों का क्या है? बसंती है। और बसंती माता का मंदिर किसका है? रायवाला का। नाम एक ही है लेकिन मंदिर दो हैं। यहाँ हमने लिखा संतला देवी देहरादून का, प्रॉपर देहरादून में, रायवाला हालांकि देहरादून डिस्ट्रिक्ट में ही पड़ता है, ठीक
ठीक है ना। तो 2 मंदिर हो गए, एक आपका कौन है, संतला देवी है, और शीतला देवी एक ही नाम है। उसके बाद इसी का दूसरा मंदिर कहाँ है आपका, रायवाला में, ठीक है ना। नेक्स्ट में चल रहे थे, तपोवन पहले पढ़ लिया है। देहरादून का तपोवन में किसने तपस्या की थी, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया था, द्रोण नगरी कहा गया था। ये पहले पढ़ लिया ना, गुरु द्रोणाचार्य द्वारा तपस्या करने के कारण इस क्षेत्र को द्रोण नगरी कहा गया था। तो तपोवन वो क्षेत्र है जहाँ पर गुरु द्रोणाचार्य ने तपस्या की थी, और तपस्या की थी द्रोणाचार्य है ना। अब द्रोणाचार्य के कारण इस क्षेत्र को क्या कहा गया, द्रोण नगर भी कहा गया है ना। हालांकि यहाँ रुद्र शिव का मंदिर है, अभी वर्तमान में यहाँ एक रुद्र शिव का मंदिर भी है, लेकिन शिव के मंदिर बहुत है, क्योंकि रुद्र शिव का मंदिर रुद्रप्रयाग में भी है। तो यहाँ आप ऐसे आ रख सकते हैं कि देहरादून में जो रुद्र शिव का मंदिर है वहाँ किसने तपस्या की है, तो द्रोणाचार्य ने, क्योंकि द्रोणाचार्य के नाम पर ही इसका नाम पड़ा था द्रोण नगर, ठीक है ना। ये पहले हमारा चल चुका है। उसके बाद चंद्रबनी हमने पहले पढ़ लिया, चंद्रबनी मंदिर। चंद्रबनी में कौन था, गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी ना, गौतम बुद्ध को दिखाया गया, गौतम बुद्ध ने तपस्या की थी चंद्रबनी में। हमने वहाँ कुछ लॉजिक ऐसे याद रखा था कि भाई चंद्र जैसी रोशनी होती है उनके सामने, ठीक है ना। सोमत, क्या नाम है तेरा, शर्मिष्ठा, ठीक है ना। तो यहाँ देखो चंद्रबनी याद रह जाएगा, ठीक है ना। इसके बाद कौन है आपका, दूधाधारी काली मंदिर है। नेक्स्ट में आपका क्या है, दूधाधारी काली मंदिर है। देखो दूधाधारी के साथ में काली मंदिर है, और काली मंदिर तो डांट वाली माता का मंदिर भी है ना। तो डांट वाली माता का मंदिर, जैसे मोहन पास से ऊपर जाते हैं तो डांट वाली मंदिर जो है वो किस में पड़ेगा, वो भी देहरादून में। मंदिर किसका, वो भी काली का है। तो उसके साथ ही याद रख लो कि भाई दूधाधारी मंदिर काली के मंदिर को आया था। हालांकि दोनों मंदिर अलग हैं, लेकिन आप ऐसे याद रख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। दूधाधारी मंदिर किसका है आपका, काली का है, क्योंकि धारा देवी मंदिर भी काली का है, और धारा देवी किसका है, श्रीनगर का है। लेकिन यहाँ क्या दूधाधारी है, धारी देवी नहीं है, या दूधाधारी, क्योंकि अगर केवल धारी देवी पूछा जाता है तो किसका है, पौड़ी श्रीनगर का है, ठीक है ना। नेक्स्ट में डांट वाली मंदिर को कोई दिक्कत तो नहीं। नेक्स्ट में आता है माल देवता मंदिर। माल देवता मंदिर किसका है आपका, देहरादून का है। देखो माल देवता मंदिर वैसे भगवान शिव का मंदिर है, लेकिन ये आप लोगों को कन्फ्यूजन कैसे करता है। अभी माल रोड कहाँ स्थित है, माल रोड नैनीताल, हाँ माल रोड नैनीताल भी है, माल रोड मसूरी भी है, और माल देवता मंदिर, अब माल देवता मंदिर किसका, हम ये ऐसे याद रख रहे हैं, माल देवता किसका है, देहरादून का है, या मसूरी याद रख लो, क्योंकि मसूरी भी, ठीक है ना, देहरादून में आता है। उसके बाद आता है, चलो नेक्स्ट में है परशुराम मंदिर, और परशुराम मंदिर है खुड़बड़ा, जहाँ पर है परशुराम मंदिर किसका है, खुड़बड़ा। अभी इसके बाद टपकेश्वर महादेव। अब टपकेश्वर महादेव क्या है, उसमें हमेशा जल टपकता रहता है, देहरादून में ऐसे याद रखते हैं ना। टपकेश्वर महादेव भगवान शिव का मंदिर है। वैसे तो लाखा मंडल में यहाँ दिखाया गया था, लाखा मंडल में भगवान शिव की प्रतिमा मिली थी, ठीक है ना। क्योंकि अब चल रहे हैं हम प्रमुख मेलों पर, तो देहरादून के प्रमुख मेलों में आते हैं। अब देहरादून के प्रमुख मेलों में जैसे मंदिर है, मंदिरों पे मेले लगते हैं। भाई झंडा साहिब का मेला लगेगा तो झंडा दरबार में लगेगा, टपकेश्वर महादेव का मेला लगेगा तो टपकेश्वर महादेव के मंदिर पर लगेगा। लेकिन कुछ मेले ऐसे हैं जो अलग रहते हैं, जैसे सबसे पहले आता है नुणाई। अब नुणाई को आप ये याद रख सकते हैं, नुणाई क्या है, एक मेला है ना। अभी ऐसे याद रखेंगे, नुणाई मतलब अभी ये लगता है, वैसे भेड़ पालकों के लिए लगता है, जो लोग भेड़ पालन करते हैं उनके लिए मेला लगता है जिसका नाम है नुणाई। अभी नुणाई को आप ऐसे याद रख लो, नुणाई मतलब नून, और नून किसे कहते हैं देसी भाषा में, नमक, नून और रोटी। अभी देखना जो पशु चराने वाले होते हैं उनके पास में नून रहता है ना, नून और रोटी रहता है, खाया रूखा सूखा खाया काम पे लग गया, ऐसे याद रख सकते हैं। तो नून मतलब नुणाई है, आप ऐसे याद रखो, नून मतलब नुणाई, और नुणाई मतलब नून है ना। अब नून याद रखें, नून कौन रखेंगे, जो भेड़ पालते हैं। अब जो भेड़ पालने वाले हैं, अब भेड़ पालने वाले भारत उत्तराखंड में भेड़ों का पालन जो चराएंगे वो कहाँ, घाटियों में ना। क्या कह रहे हैं,
भेड़ के बाल तो बाद में काट लियो, ना ही तो बाद में कर लियो, अभी तो केवल इतना याद रख लो ना। देखो हम याद रख रहे हैं नुनाई किसका है, अब नुनाई किसका है, देहरादून। देहरादून कैसे याद रख रहे हैं, अब नुनाई हमने याद रखा, भेड़ पालने वाले या पशु चराने वाले क्या रखते हैं, साथ में नून रोटी रखते हैं ना, तो नून मतलब नुनाई है। अब उसके बाद में हमने कहा पशु चराने के लिए घाटियों में जाते हैं ना, अब देहरादून देखना, घाटियों कहते हैं, संरचनात्मक घाटियों कहा जाता है दून। राज्य में संरचनात्मक घाटियों को दून कहा जाता है, इसलिए नुनाई किसका हो गया, अब दून मतलब देहरादून है। कोई दिक्कत तो नहीं याद करने में। नून रोटी याद रख लो, नून रोटी याद रखेंगे तो कौन लेके आएंगे, भेड़ पालक, और भेड़ पालक लेके आएंगे तो पशु चराने के लिए कहाँ जाएंगे, घाटी में, और घाटियों क्या कहते हैं, दून कहते हैं, इसलिए याद रह जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है, क्योंकि यहाँ ये भी रहता है कि भेड़ बकरियों के नाम से जो मेला लगता है उसका नाम कौन सा है, ठीक है ना, नुनाई है। इसके बाद आता है आपका बिस्सू मेला। अभी देहरादून में जो बिस्सू मेला लगता है, बिस्सू मतलब विषु याद रख लो, बिस्सू विषु का अपभ्रंश से, ऐसे याद रखेंगे। और देखो हमारे यहाँ 3 संक्रांति होती है विषु की, अगर विषुवत रेखा को देखते हैं, विषु संक्रांति, विषुवत संक्रांति मतलब विषुवत रेखा है, कर्क संक्रांति मतलब कर्क रेखा है, मकर संक्रांति मतलब मकर रेखा है। तो विषु का मतलब है विषुवत संक्रांति के अवसर पर लगने वाला मेला है, ठीक है ना। तो ये क्या है, आपका बिस्सू मेला है, तो ये विषुवत संक्रांति के अवसर पर लगने वाला मेला है। हाँ, अभी वो तो 23 सितंबर तो विषुवत रेखा पर क्या रहता है, सूर्य लंबवत रहता है, सूर्य क्या रहता है, लंबवत। अभी नेक्स्ट में याद रखेंगे एक आता है और जैखोली मेला, जैखोली मेला। अब जैखोली को कैसे याद रखेंगे, अब भेड़ बकरियों के साथ ही याद रख लो भाई, जा खोलिए ना, देख लियो, भेड़ बकरियों को ये तो कहते हैं जा खोलिए, अब जा खोलिए मतलब जखोली है। अब जखोली किसका है, देहरादून का, भेड़ बकरियों के साथ ही याद रख लो, याद हो जाएगा भाई। भेड़ बकरियों खोलते ना, जा खोलिए। अब खोलनी किसे, भेड़ बकरी, और भेड़ बकरी मतलब नून, नून मतलब नून रोटी, चल ही रहा है, ठीक है ना। उसके बाद आपका कौन है, गनियात मेला है, गनियात मेला, ठीक है ना। अब गनियात को वैसे भेड़ बकरियों के साथ ही याद रख सकते हैं। आपने देखा होगा भाई भेड़ बकरी चलाने वाले गाते रहते हैं, ऐसे याद रखो, तो गनियात मतलब गाना याद रखो, गाना मतलब गनियात, ठीक है ना। अभी नेक्स्ट में आपको झंडा मेला लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, ठीक है ना। अभी जिन लोगों का याद नहीं हुआ होगा, पहले धामू वाला में लगता है ना, अब ऐसे याद रख लो, जब झंडा मेला लगता है तो धूम मचती है ना, अब धूम मचती है तो धामा वाला है, धूम मचेगी तो धामा वाला है। मंदिर का निर्माण मुगल शैली में हुआ है, ये हमने पहले ही आप लोगों को बता दिया था, ठीक है ना। अब वैसे एक यहाँ पर झंडा दरबार भी है, और झंडा दरबार का जो स्थापना करने वाली थी वो थी पंजाब कौर। कौर लगता है लड़कियों के लिए, पंजाब में जो कौर लगाते हैं ना, कौर किसके लिए लगाते हैं, महिलाओं के लिए लगाते हैं, तो उनका नाम ही पंजाब कौर था। क्योंकि आप लोगों को ये पता है देहरादून का नाम देहरादून क्यों पड़ा, क्योंकि डेरा डालने के कारण, डेरा डाला किसने था, गुरु राम राय द्वारा डेरा डालने के कारण, इसीलिए गुरु राम राय वहाँ एजुकेशन ट्रस्ट भी चल रहा है, क्योंकि ऐसे बोल लेता है गुरु राम राय एजुकेशन ट्रस्ट कहाँ है, तो देहरादून का है, ठीक है ना, उन्हीं के नाम से चल रहा है। अभी झंडा मेला कितने दिन लगता है, 15 दिन, तो ये ज़रूर याद रखें, झंडा मेला 15 दिन लगता है। और जो लगता किसकी याद में है, गुरु राम राय की याद में। आप ऐसे याद रखें, गुरु राम राय की याद में कौन लगता है, झंडा मेला लगता है। और लगना शुरू कब से होता है, होली के 5 दिन, ठीक है ना, बाद। नेक्स्ट में हेडिंग डालना देहरादून के प्रमुख संस्थान या विभाग, देहरादून के प्रमुख संस्थान या विभाग। अभी देखो याद कैसे कर सकते हैं, पहले वहीं से चलेंगे। सबसे पहले आप लोग, भाई राज्य है ना, उत्तराखंड राज्य है, अब यहाँ की भाषा, कोई भी हमारे राज्य का गठन किसके आधार पे हुआ है, भाषा के आधार पे हुआ ना, क्योंकि राज्य का गठन अगर हम देख रहे हैं तो किसके आधार पर है, भाषा के आधार पर है। राज्य की राजधानी देहरादून, अस्थायी राजधानी कैरसैंण। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि राज्य में जो भाषा है, अभी 10 भाषा बोली जाती हैं
राज्य में देख लो 200 भाषा बोली जाती है, 13 डिस्ट्रिक्ट है ना। अभी कौन आपका उधम सिंह नगर, हरिद्वार, यहाँ खड़ी बोली बोली जाती है ना। बाकी आपने देखा होगा कि हमने यहाँ लिखा रहे थे नागपुरिया, गंगपुरिया, इस प्रकार करके कुछ भाषाएं लिखाई थी ना। तो आप ऐसे याद रख लो, राज्य में 200 भाषा बोले जाती है। कितनी? 200 भाषा बोले जाती हैं। तो राज्य में जो उत्तराखंड भाषा संस्था है, सबसे पहले उसका गठन कब किया गया था? तो आप ऐसे याद रख सकते हैं कि उत्तराखंड भाषा संस्था का गठन कब का है? 2010 का है। अब यूके यानी कि उत्तराखंड क्या है? भाषा संस्था है ना। अब भाषा संस्था का गठन कब का है? 2010 का है, क्योंकि 2000 में तो कौन बना था? उत्तराखंड। अब 200 भाषा बोले जाती हैं, तो आप ऐसे याद रख लो कि कब का है? 2010 का है। हालांकि तारीख कितनी थी? 24 फरवरी। तारीख कितनी थी आपकी? 24 फरवरी। यानी कि यहाँ से आप लोगों से पूछा जाएगा कि उत्तराखंड भाषा संस्थान का गठन कब हुआ? तो कब का है? 24 फरवरी 2010 का है। कहाँ पर हुआ? तो राजधानी में होगा। गैरसैंण तो बाद में बनी ना। आप ऐसे याद रख लो भाई, पहले राजधानी में होगा तो पहले कौन होगा? राजधानी में होगा। और एक और कंडीशन आती है, आप लोग भाषा किससे सीखते हैं? पिता से ना। आप ऐसे याद रख लो, भाषा किससे सीख रहे? पिता से। वैसे तो ये पढ़ते हैं ना कि भाई परिवार से सबसे पहले सीखते हैं, तो आप ऐसे याद रखेंगे भाषा किससे सीखनी है? पिता से। अब पिता से सीखने का मतलब ये है कि इसके 1 साल बाद मतलब 2011 में एक अकादमी का नाम रखा गया था, पीताम्बर दत्त बड़थवाल अकादमी रखा गया था। और उसका नाम कौन था? यही भाषा अकादमी, ठीक है ना। अब देखो यहाँ एक और रहता है, लेकिन वहाँ थी एक, इसी के साथ में भाषा चल रही ना। भाषा कौन सी है? हिंदी। भाषा कौन सी है? हिंदी। लेकिन अगर आप लोगों से पूछा जाता है हिंदी भाषा अकादमी, तो ये 2009 की है। अभी देखना, हिंदी के बारे में 1 साल पहले आया, उसके बाद 200 भाषा शामिल की। ऐसे याद रख लो, पहले हिंदी है क्योंकि उत्तराखंड की पहली भाषा हिंदी है, दूसरी भाषा संस्कृत है, ठीक है ना। तो पहली भाषा हिंदी, दूसरी भाषा संस्कृत। और अभी हम ये याद रख रहे हैं कि पहले हिंदी है, उसके बाद अनेक भाषाएं, 200 भाषाओं को शामिल किया गया। और भाषा किससे सीख रहे हैं? पिता से। अब भाषा यहाँ की हिंदी है, तो हिंदी भाषा अकादमी का नाम बदल कर कितने? 2011 में क्या कर दिया गया? पीताम्बर दत्त बड़थवाल कर दिया गया था। अब पीताम्बर दत्त बड़थवाल को ऐसे भी याद रख सकते हैं कि भाषा पीताम्बर पिता से सीखी है, तो भाषा पिता से सीखी है, तो हिंदी भाषा अकादमी का नाम बदलकर 2011 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल रख दिया गया था, क्योंकि पिता घर को डायरेक्ट करने वाले होते हैं। ऐसे याद रखो ना, पिता घर को डायरेक्ट करने होते हैं ना, दिशा निर्देश पिता के आधार पर ही चलता है। अब डायरेक्ट का मतलब क्या हो गया? यहाँ डायरेक्टर की उपाधि पाने वाले हिंदी में सबसे पहले व्यक्ति थे पीताम्बर दत्त बड़थवाल, ठीक है ना। जिनका याद है, जिनका लिखा हुआ है किसमें? व्यक्ति परिचय में, वो छोड़ सकते हैं। जिनका नहीं लिखा हो लिख सकते हैं कि हिंदी भाषा में राज्य के सबसे पहले डायरेक्टर की उपाधि पाने वाले व्यक्ति कौन है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल। याद ऐसे ही रखेंगे। डायरेक्ट करने वाले कौन है? पिता हैं। भाषा किससे सीख रहे हैं? पिता से। भाषा कैसी है? हिंदी है। तो हिंदी भाषा अकादमी का नाम 2011 में पीताम्बर दत्त बड़थवाल अकादमी रखा गया था। और पीताम्बर दत्त बड़थवाल या पीताम्बर दत्त हिंदी अकादमी कहाँ पर स्थित है? तो देहरादून। क्योंकि सारे काम किससे चल रहे हैं? राजधानी से। सबसे पहले किससे चल रहे हैं आप लोगों के? राजधानी। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है ना अभी तक, ठीक है। इसके बाद आते हैं, देखो पीताम्बर दत्त बड़थवाल हिंदी विषय में डायरेक्टर की उपाधि पाने वाले प्रथम, ठीक है ना, व्यक्ति थे। ऐसे भी याद रखेंगे। नेक्स्ट में आता है भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1942। तो यहाँ ऐसे लिख लो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1942 में हुई थी। भारतीय सर्वेक्षण विभाग की स्थापना 1942। अब नाम क्या है? भारतीय सर्वेक्षण विभाग। अब सर्वेक्षण किसी का भी करेंगे तो ऐसे यार लोग बिरला जाते हैं, भाई अभी इधर नाप का है, अभी उधर नाप का आना पड़ेगा। सर्वेक्षण कर रहे हैं ना, तो ऐसे यार लोग के बिरला जाते हैं ना। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग मतलब बिरलाना है, काम ही बिरलाना उसका। अब बिरलाना है तो 42 है, ठीक है ना। और भारतीय सर्वेक्षण विभाग का मुख्यालय किसका? राजधानी में। राजधानी कहाँ है? देहरादून। राजधानी क्या है आपकी? देहरादून है, याद रह जाएगा।
अब जो भारतीय सर्वेक्षण विभाग सर्वेक्षण करने वाले क्या दिखाते हैं भाई, नक्शे बना रहे हैं ना, कभी इधर को बनाया कभी उधर को बनाया, तो नक्शे बनाने का काम भी भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये करता है। हाँ, नक्शे मतलब मानचित्र, बात एक ही है ना, ठीक है ना। चलो देखो, भारतीय सर्वेक्षण विभाग की एक और खासियत है, इसने सबसे पहली बार डाक टिकट जारी किया था, ठीक है ना। तो इसमें ऐसे करके लिखना, भारतीय सर्वेक्षण विभाग ने 1854 में डाक टिकट जारी किया। कितने? 1854 में डाक टिकट जारी किया था। देखो यहाँ अब आप लोग ये सोच रहे होंगे ये पहला है, ये बाद का है, ये सोच गई होगी। तो अभी देहरादून में आया था ये 42 में, नहीं तो सर्वेक्षण विभाग तो पहले ही चल रहा है ना। क्योंकि आप लोगों ने ये भी पढ़ा होगा, जब पुरातत्व विभाग के मुखिया बने थे कौन, विलियम बंटन, ठीक है ना, सिंधु घाटी सभ्यता पड़ी है ना, तो वहाँ था, उससे भी पहला सर्वेक्षण विभाग है, ठीक है ना। अब 1767 का है, यानी कि जब सूर्य नहीं बैठता जब भी तो क्या करते हैं, जब 67 नहीं बैठता जब भी सर्वेक्षण करते हैं ना। और सर्वेक्षण करते हुए बिरला आगे, इसलिए देहरादून आगे, आप ऐसे आ लो, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ क्या 1854 में क्या हो गया था, इसने डाक टिकट जारी किया था, ऐसे भी याद रख सकते हैं, ठीक है ना। अभी देखो, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद का मुख्यालय दिल्ली, सॉरी राजधानी में होगा, राजधानी क्या है आपकी, देहरादून। तो यहाँ ये भी लिख सकते हैं, उत्तराखंड फिल्म विकास परिषद किसका है, देहरादून, और स्थापना है 2016।